वेलकम टू माय चैनल। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर परीक्षण करके 1920 में सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। प्रारंभ में उन्होंने सीखने के केवल 3 नियम बताए थे जिन्हें सीखने के मुख्य नियम कहते हैं। बाद में उन्होंने सीखने के 5 और नियमों के बारे में बताया जिन्हें सीखने के गौण नियम कहते हैं। इस वीडियो में थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं सीखने के गौण नियम के बारे में जानेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या है? थॉर्नडाइक के सीखने का यह नियम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत उन्होंने सीखने के मुख्य 3 नियमों के बारे में बताया है। नंबर 1 है तत्परता या तैयारी का नियम। तत्परता का नियम यह बताता है कि सीखने वाला व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है तथा किन किन परिस्थितियों में उनमें खींच उत्पन्न होती है। इसके लिए थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया है। पहली परिस्थिति है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो इससे उसमें संतोष होता है। इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यदि व्यक्ति मोटरसाइकिल या कार चलाना सीखना चाहता है और उसे सीखने दिया जाए तो सीखने में उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है। दूसरी परिस्थिति है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य नहीं करने दिया जाता है तो इससे उसमें खींच उत्पन्न होती है। इसका भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। व्यक्ति जब कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता है और उसे कंप्यूटर सीखने से मना कर दिया जाए तो इस निर्णय से उसमें असंतोष प्राप्त होता है। तीसरी परिस्थिति है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है और उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो इससे भी उसमें खींच होती है। इसका भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जब बालक पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होता है और इच्छा न होने पर वह डर के मारे पढ़ने बैठ जाता है किंतु वह कुछ नहीं सीख पाता है बल्कि वह झुंझला जाता है। तत्परता के नियम का शिक्षा में प्रयोग अध्यापक को किस प्रकार से करना चाहिए, इसके लिए अध्यापक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, कक्षा कार्य शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को पढ़ने की स्थिति में लाना चाहिए। ठीक से विद्यार्थियों को बैठाना चाहिए, पुस्तक कलम कॉपी आदि सामने रखवाना चाहिए और इस तरीके से विद्यार्थियों को मानसिक तौर से सीखने के लिए तैयार करना चाहिए। नंबर 2, अध्यापक का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि पढ़ाने से पहले यह देख ले कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं। यदि विद्यार्थी तत्पर नहीं है तो पढ़ाने से पहले उन्हें अभिप्रेरणा द्वारा तत्परता का विकास करना चाहिए। जब अध्यापक को यह विश्वास हो जाए कि विद्यार्थी पढ़ने सीखने के लिए तैयार है तभी अध्यापक को विद्यार्थियों को पढ़ाना आरंभ करना चाहिए। नंबर 3, अध्यापक को विद्यार्थी की रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, अर्थात जिस विषय में जो पाठ रुचिकर है उन्हें पहले वही पाठ पढ़ाना चाहिए, बाद में अरुचिकर पाठ पढ़ाना चाहिए। नंबर 4, यदि अभिरुचि नहीं है तो अध्यापक को रुचि जागृत करने का प्रयास विद्यार्थियों में करना चाहिए। नंबर 5, यदि विद्यार्थियों के लिए क्लास रुचिपूर्वक होगा तो विद्यार्थी सीखने के तत्पर हो जाएगा और उसमें आत्मसंतुष्टि उत्पन्न होगी तथा तैयारी के बाद विद्यार्थी उस पाठ को बहुत दिनों तक धारण किया रहेगा। नंबर 6, अध्यापकों को पहले विद्यार्थियों की अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए ताकि उनकी तत्परता का उन्हें सही ज्ञान हो। थॉर्नडाइक के सीखने का दूसरा प्रमुख नियम है अभ्यास का नियम, जिसे उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। उपयोग का नियम क्या होता है? इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य का अभ्यास बार बार किया जाता है उसे सरलतापूर्वक सीख लिया जाता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कविता और पहाड़े याद करके बार बार दोहराना आवश्यक होता है। बालक अभ्यास के द्वारा साइकिल चला सकता है, टाइप कर सकता है, संगीत आदि सीख सकता है, किंतु यदि वह इनका उपयोग नहीं करता है तो वह भूलने लगता है। अनुपयोग का नियम क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति सीखे हुए कार्य का अभ्यास या उपयोग बहुत समय तक नहीं करता है तो वह उसे भूल जाता है। इसका भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है। याद की हुई कविता को कभी न सुनाया जाए तो वह धीरे धीरे भूलने लगती है। गाने बजाने का अभ्यास छोड़ देने से व्यक्ति अच्छा नहीं गा पाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस नियम का खूब प्रयोग होता है। नंबर 1,
पाठ के आरंभ में विद्यार्थियों से पिछले पाठ से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। इससे आगे के पाठ पढ़ाने में रुचि भी उत्पन्न होगी तथा पुराने पाठ का अभ्यास भी हो जाएगा। नंबर 2, पाठ के अंत में पुनरावृत्ति के लिए उससे संबंधित प्रश्न विद्यार्थियों से अवश्य पूछना चाहिए। नंबर 3, पाठ पढ़ाने के बाद गृह कार्य देना चाहिए और दूसरे दिन उसे याद करके देख लेना चाहिए। नंबर 4, कम से कम 1 महीने में एक बार छात्रों का टेस्ट अवश्य लेना चाहिए। इससे छात्र अभ्यास में रुचि लेंगे जिससे वह अधिक से अधिक सीख लेंगे। नंबर 5, अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए कि अभ्यास के लिए दिया गया कार्य अधिक न हो। कार्य अधिक होने पर विद्यार्थी ऊब जाएगा और अभ्यास का वह परिणाम प्राप्त नहीं होगा जो होना चाहिए। अभ्यास कार्य ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में रुचि बनी रहे। अभ्यास के नियम की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया केवल अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि अभ्यास के अलावा सीखने के लिए समझ एवं सूझ की आवश्यकता होती है। इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माता पिता ने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग बनाने के उद्देश्य से कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश करा दिया। वहां वह बच्चा नियमित रूप से जाता था, लेकिन उसके पास विषय को समझने के लिए साइंटिफिक एबिलिटी नहीं थी, तो वह इंजीनियर नहीं बन पाया। नंबर 2, अभ्यास नियम इस बात की भी व्याख्या करने में असमर्थ रहता है कि समान अभ्यास रहने पर भी विभिन्न बालकों के शिक्षण स्तर में भिन्नता क्यों होती है। क्यों कुछ छात्रों के शिक्षण वक्र में तेजी से बढ़ोतरी होती है और कुछ छात्रों के शिक्षण वक्र में धीमी या मंद गति से बढ़ोतरी होती है। नंबर 3, अभ्यास नियम द्वारा शिशुओं की सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या ठीक ढंग से होती है, परंतु बड़े बालकों एवं किशोरों की सीखने की व्याख्या ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े बालक एवं किशोर मात्र पुनरावृत्ति के आधार पर नहीं, अन्य कारकों जैसे रुचि, रुझान, अभिक्षमता, प्रेरणा आदि के आधार पर सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने इन कमियों को महसूस किया और बाद में इस नियम में संशोधन कर नियंत्रित अभ्यास के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास या आवृत्ति के साथ साथ अर्थ को समझने, तर्क करने, विचारों में सामंजस्य एवं संकेतों का अनुसरण आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम का तीसरा प्रमुख नियम है प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष का नियम क्या होता है? थॉर्नडाइक के अनुसार जिस क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, तो वह व्यक्ति उस क्रिया को बार बार करता है और इसे सीख जाता है। इसके विपरीत असंतोष का नियम क्या है? जिस कार्य को करने से व्यक्ति को कष्ट होता है, कोई संतोष प्राप्त नहीं होता है, कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो वह उसे पुनः नहीं करता है और परिणाम स्वरूप उसे सीख नहीं पाता है। 1920 में थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम को केवल पुरस्कार में रखा था, किंतु 1930 में उन्होंने दंड को भी सम्मिलित किया। इसका प्रभाव भी कई बार लाभकारी होता है। इससे विकास की गति नहीं रुकती है। पुरस्कार एवं दंड दोनों ही बालक के विकास में योगदान करते हैं। 1930 में थॉर्नडाइक ने कहा है कि पुरस्कार से उद्दीपन, अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, परंतु दंड से कमजोर नहीं होता है। इसे थॉर्नडाइक ने संक्षेपित प्रभाव का नियम भी कहा है। प्रभाव नियम की उपयोगिता कक्षा के शिक्षण में सर्वाधिक बताई गई है। नंबर 1, अध्यापकों को कक्षा का वातावरण डरावना बनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें कक्षा का वातावरण ऐसा बनाकर रखना चाहिए कि उसमें विद्यार्थी अधिक से अधिक खुश हो तथा अध्यापन से संतुष्ट हो। नंबर 2, अध्यापकों को अध्यापन करते समय विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाना चाहिए ताकि उनमें अधिक से अधिक आत्मसंतुष्टि हो और वह सीखने के लिए प्रोत्साहित हो। नंबर 3, अध्यापकों को चाहिए कि वे पाठ्यक्रमों को या अध्ययन किए जाने वाले विषयों को एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करके विद्यार्थियों के सामने उपस्थित करें कि विद्यार्थियों की अभिरुचि एवं रुझान बनी रहे तथा शिक्षण से विद्यार्थी अधिक से अधिक संतुष्ट हो। नंबर 4, अध्यापकों को अपनी पुरानी आदत का प्रयोग अर्थात दंड का प्रयोग न के बराबर करना चाहिए, क्योंकि प्रभाव नियम से यह स्पष्ट हो जाता है कि दंड एक प्रभावकारी प्रविधि नहीं है। अब
थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम के बारे में भी जानेंगे। इसे सीखने का सहायक नियम भी कहते हैं। सीखने का यह नियम सीखने के मुख्य नियमों की तुलना में कम उपयोगी है। सीखने के गौण नियम कौन कौन से हैं? नंबर 1, बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह उसके समाधान के लिए अनेक प्रयत्न करता है और अंत में जिन प्रयत्नों से उसे सफलता मिलती है उसका वह चयन करता है। इस नियम की शैक्षिक उपयोगिता यह है कि विद्यार्थियों को कक्षा में किसी चीज को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा प्रमुख गौण नियम है मनोवृत्ति या मानसिक वृत्ति का नियम। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि यदि सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है तो वह शीघ्र सीखता है तथा साथ ही मानसिक स्थिति के ठीक होने पर ही व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है। इस नियम की शैक्षिक उपयोगिता यह है कि अध्यापकों को चाहिए कि वे कक्षा के वातावरण को इस प्रकार बनाएं कि विद्यार्थी शिक्षा के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति का विकास कर सके। तीसरा प्रमुख गौण नियम है तत्व प्रबलता का नियम। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सीखने की परिस्थिति में सुसंगत अथवा असुसंगत दोनों ही तरह के तत्व होते हैं जिनकी प्रबलता या सार्थकता अलग अलग होती है। व्यक्ति सुसंगत तत्वों को अलग कर लेता है क्योंकि इनकी सार्थकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस नियम की भी प्रमुख शैक्षिक उपयोगिता है। अध्यापकों को चाहिए कि कक्षा में अध्यापन करने जाने के पहले विषयों को इस ढंग से सुसज्जित कर ले कि उनसे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तत्व वे विद्यार्थियों को पहले बता सके तथा तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण तथ्यों को वे बाद में बताएं। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय की प्रबलता को समझ पाएंगे तथा उन्हें ठीक से ग्रहण कर पाएंगे। सीखने के गौण नियम का चौथा प्रमुख नियम है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया को करता है जो उसके पूर्व अनुभव या पहले सीखी गई अनुक्रिया के सदृश होता है। इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को टाइपिंग आती है तो वह कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जल्दी टाइपिंग कर लेगा। इस नियम के अनुसार अध्यापक को चाहिए कि वह नवीन ज्ञान को पहले दिए हुए ज्ञान से संबंध स्थापित करे। नंबर 2, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान के स्मरण और प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएं। नंबर 3, अध्यापक ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्यापन कार्य करे। सीखने के गौण नियम का पांचवा प्रमुख नियम है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम से तात्पर्य यह है कि पहले की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है किंतु परिस्थिति बदल जाती है। इसका उदाहरण है रसायन का यदि कोई छात्र क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और उसके गुण धर्म सीख चुका है तो आयोडोफॉर्म पढ़ाते समय उसके उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। इससे बालक शीघ्र ही आयोडोफॉर्म के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इस नियम के अनुसार अध्यापक को चाहिए कि छात्र जो सीख चुका है उसकी सहायता से नए ज्ञान देना चाहिए।